अच्छा जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एम टेक्निक को। और प्रीवियस लेक्चर में हमने मिनिमाइजेशन का केस किया था, मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और इसमें हम एड्रेस करेंगे मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो डिफरेंस वही है सिंप्लेक्स मेथड का, जो आपने नॉर्मल सिंप्लेक्स मेथड में किया था, वही डिफरेंस होगा इसका। लेकिन एक चीज़ नई ऐड होगी, और वो है कि ये इक्वल कंस्ट्रेंट, पहले ये नहीं थी। तो आप ये कह लें कि अगर आप असल में कंस्ट्रेंट्स की ना 3 टाइप्स होती हैं। तो फर्स्ट एक टाइप होती है लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट, और सेकंड टाइप कंस्ट्रेंट की होती है ग्रेटर देन इक्वल टू, और थर्ड टाइप होती है इक्वल। तो तीनों की तीनों टाइप्स भी एक क्वेश्चन में आ सकती हैं। तो हमने जो सॉल्व करने का अभी तक मैंने मेथड आपको प्रीवियस लेक्चर में करवाया एम टेक्निक का, वो उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट ली थी, इक्वल टाइप नहीं ली थी। तो अगर इक्वल टाइप भी हो तो उसको भी कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए भी एम टेक्निक होगी। आप देखें, आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। अगर आपके पास कंस्ट्रेंट्स की टाइप, जितनी भी कंस्ट्रेंट्स उस मॉडल में है, सारी की सारी अगर लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स हों, तो आप समझ लें तो इसको नॉर्मल वे में ही सॉल्व करना है, एम टेक्निक की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक भी कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू हुई, ग्रेटर देन इक्वल टू यानी बाकी सारी फर्ज करें लेस देन इक्वल टू है, फर्ज करें 10 कंस्ट्रेंट्स हैं, 9 लेस देन इक्वल टू हैं, अगर एक भी ग्रेटर देन इक्वल टू हुई, एम टेक्निक लगेगी। सारी ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू होंगी, फिर भी एम टेक्निक लगेगी। एक भी अगर सिर्फ एक के लिए अगर एक भी ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है, तो आप एम टेक्निक पे जाएंगे। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि अगर एक भी इक्वल कंस्ट्रेंट है, इक्वल टाइप, तो फिर भी एम टेक्निक लगेगी। तो एम टेक्निक के लिए स्टेटमेंट ये है कि अगर 10 कंस्ट्रेंट्स हैं, उसमें एक इक्वल कंस्ट्रेंट है, बाकी सारी लेस देन इक्वल टू है, फिर भी एम टेक्निक पे जाएगा। और ये भी हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम सारी टाइप्स का मिक्सचर हो, उसमें लेस देन इक्वल टू भी हो, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो, और इक्वल टाइप भी हो, फिर भी एम टेक्निक लगेगी। क्योंकि एम टेक्निक के लिए एटलीस्ट वन टाइप ग्रेटर देन इक्वल टू हो और इक्वल टाइप हो। जी, क्लियर हो गया पॉइंट? बताइएगा। जी सर। जी, तो हमें पूरे मॉडल में अगर लेस देन इक्वल टू के साथ कोई इक्वल नजर आ जाए, कोई ग्रेटर देन इक्वल टू नजर आ जाए, तो वो एम टेक्निक पे चला जाएगा। वो आपको आइडिया हो ही गया होगा, वो स्टार्टिंग सोल्यूशन नहीं लेने देगा। इक्वल टाइप आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की प्रॉब्लम में दो चेंजेस हैं, एक मैक्स कर रहे हैं और एक इक्वल टाइप। तो मैक्स तो कोई इतनी बड़ी चेंज नहीं है, जो हमने नॉर्मल वे में मिनिमम और मैक्स का डिफरेंस देखा था, वही डिफरेंस इधर होगा एज सच। क्योंकि मैक्स में एंटरिंग ऑप्टिमैलिटी का ही रूल चेंज होता है, और एंटरिंग वेरिएबल का डिसीजन डिफरेंट हो जाता है मैक्स और मिन के केस में। लेकिन ये जो है इधर, ये इक्वल, ये आज देखते हैं कि इसका क्या फर्क होता है। ये आपका मॉडल है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, क्या करेंगे? सर फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में इस साइड पे एक वेरिएबल ऐड हो जाएगा प्लस s1, यस इस सर, पे क्या होगा? इसमें भी प्लस S2 इसमें भी ऐड हो जाएगा प्लस s2। प्लस और S2। हाँ, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी इक्वल है, इक्वल ही यस बना सर, रहे थे। तो जरा ये ऑलरेडी देखिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म है। हाँ, आपने s1 मैंने अरेंजमेंट कर दी, s1 ऐड किया, दूसरे में s2 ऐड किया, और तीसरे में कुछ भी ऐड नहीं किया। तो ये लास्ट पे क्यों रखते थे? क्योंकि इनसे हमने वो स्टार्टिंग सोल्यूशन लेना होता है। तो ये डायगोनल मैंने बता दिया था, इनकी अरेंजमेंट कैसे करनी है। तो इससे हम, जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये इक्वल बना दिया, ये जी भी जी। इक्वल बना दिया, ये पहले से ही इक्वल थी, तो इसलिए हमने कोई भी इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं की। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप है सर आपने बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन ढूंढे। दोबारा से बताइएगा, आवाज। स्टार्टिंग बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। हाँ, वो कैसे लेते हैं, क्या करते हैं? तो उसमें हमको नॉन अपने बेसिस को जीरो कर देते हैं। को जीरो को इक्वल कर देते हैं। किनको जीरो श्योर नहीं करते हैं? सर, सर ये 6 की जगह पे 18 नहीं आएगा? क्या? अपने डिसीजन वेरिएबल्स को सर, जो x1 और x2 है। सर हाँ, ये 6 की जगह 8 आएगा। नहीं, ये अभी जो 18 स्टूडेंट ने कहा 18 है ना, सर। नहीं, 6 की जगह पे क्या?
ओ हाँ, ये 18 सर। टाइपिंग 18 आएगा, ये 18 टाइपिंग सर। मिस हाँ, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब मेथड आप जरा सीखते हैं। अभी एक स्टूडेंट ने कहा डिसीजन वेरिएबल्स को 0 एज्यूम करना है, ये स्टेप था। तो हम Yes, sir. देखते हैं, ये x1 और x2 को 0 लें, z0 Yes, sir. s1 4 S2 12. s2 12 और 0 18। यहाँ मैंने वो ठीक कर लिया जो 6 लिखा हुआ था। तो ये देखें, क्या ये स्टार्टिंग सोल्यूशन है? ये तो वेरिएबल ही मिसिंग है इधर। Yes, तो sir. इट मींस ये भी आपने इसको क्या करना है, आपने इसके लिए आर्टिफिशियल वेरिएबल ही यूज करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। तो आप देखें वही मॉडल है, आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल आप जस्ट ऐड ही कर देते होते हैं, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये ऐड कर दिया एक आर्टिफिशियल वेरिएबल, और जाहिर है इसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। Yes, sir. ये वैसे ही रहने दिया, ये भी वैसे रहने दिया, और पेनल्टी, ये कॉलम अरेंजमेंट आपको पता चल गया कि इस वेरिएबल ने सोल्यूशन वैल्यू देनी है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, और ये R1 18 चाहिए था, ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो ये अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब पेनल्टी किस तरह से पे करनी है? पेनल्टी है मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव की। तो इसकी ओरिजिनल फॉर्म लेनी है पहले वाली, यानी z इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2, ये ओरिजिनल फॉर्म। तो इधर पेनल्टी होती है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? M वेरिएबल के साथ। m के साथ मल्टीप्लाई करना है, और mr1 को इधर क्या करेंगे? दरअसल माइनस करेंगे। माइनस करेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव है, ये मैक्सिमम लेना चाह रहा है, और हमारी कोशिश होगी इसको मैक्सिमम ना होने दें, इसलिए माइनस करेंगे। यस। ये ठीक हो गया। जी सर। और अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर लिख लेंगे, और ये क्या होगा, ये इस साइड पे चला जाएगा -3x1 -5x1, और ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा। बस हो गया। ये देखिए, ये कोई इश्यू तो नहीं है। नो सर। और ये आपकी ये वैल्यूज, ये टोटल वेरिएबल्स है। एक और स्टूडेंट की आवाज आई थी मुझे, ऐसे जैसे वो कहीं दूर से रिमोट एरिया से बात कर रहा है। दोबारा उसकी आवाज नहीं आई, क्वेश्चन करना चाह रहा था या कोई ऐसे ही एंटर हुआ हुआ हमारी क्लास में? एक मुझे आवाज आई थी। तो सर सर वो असल ये मिस्टेक बता रहा था जो 18 वाली ना सर। अच्छा, वो मिस्टेक बता रहा था, ठीक है। मैंने कहा शायद कोई रिमोट एरिया से ना हो। चले, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको टेबल में प्लेस करना है। यस सर। टेबल में प्लेस करने के लिए आपके पास अब ये सॉल्यूशन आ चुका है। यहाँ इश्यू था वो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल से ओवरकम कर लिया। तो ये आपका स्टार्टिंग बेस से फिजिबल सॉल्यूशन। अब इसको टेबल में प्लेस करते हैं, और टेबल में ऑर्डर यही होना चाहिए, x1 कॉलम, x2 कॉलम, s1 s2 और r1। ये देखिए सॉल्यूशन, ये बेसिक कॉलम। इधर क्या आएगा? इधर सर बेसिक वेरिएबल्स। नाम Basic बता दें। S1 नाम S2 S1 S2 हाँ, s1 और यहाँ उसकी वैल्यू यस सर 4 S2 s2 और 12, 12 r1 और R1 18। 18 और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे सर minus 0 का x1 का कोएफिशिएंट। हाँ, यहाँ से देखेंगे, यहाँ क्या आएगा? -3, -3 minus 5 5 5 0 0 0 0 0 100 100 100, क्योंकि ये मिसिंग है तो ये 0, और यहाँ पे 0 0 आपका आ गया। ये ठीक हो गया। अब आप ये तो खुद ही प्लेस कर लेंगे, इसमें कोई इश्यू नहीं है। यस तो सर स्टार्ट पे आप देखिएगा, ये महमूद हैंड रेज किया जी, क्या कहना चाह रहे हैं? वो m is equal to 100 सर ये गिवन था या ये एज्यूम किया सर? आज आपने फर्स्ट टाइम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर भी अटेंड किया था? नहीं सर प्रीवियस भी किए थे, बस इससे पिछले वाला नहीं किया था, बाकी सारे किए सर। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में मेरे ख्याल में हमने ये चीजें डिस्कस की थी कि ये m, अच्छा चले, इन्होंने मुझे क्वेश्चन किया तो एक और चीज ऐड कर दूं, ये m एक बिग वैल्यू लेनी थी, ये Yes, बताया था ना। यस सर और यस
इसलिए इस मेथड का एक दूसरा नेम भी है और इसको बिग एम मेथड भी कहते हैं। एम टेक्निक, ये मैंने कहा अगर लिटरेचर में आपको कहीं नजर आए तो आप ये ना समझिएगा कि ये कौन सा नाम आ गया। इसको बिग एम मेथड कहते हैं। तो विर्क को ये बताते हैं कि विर्क आप अभी मौजूद है, सुन रहे हो मेरी बात? जी सर, सुन रहा हूँ सर। आप एक तो मैं थोड़ी सी बात अभी आपको बता देता हूँ इसका आंसर। तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें बड़ी डिटेल में इसकी डिस्कशन हुई है। तो मैं चाहूंगा वो सारी बातें सुने जो हमने की हुई हैं, ठीक है? ओके सर। दूसरा इसमें यह है कि आपने कोई इतनी बड़ी वैल्यू लेनी है कि जो इस सिस्टम में ना हो, डोमेन में ना हो। तो अभी आप देखें आपके सिस्टम में ये सारे क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहे हैं ये 18 तक की नजर आ रहे हैं। तो आपने बड़ी वैल्यू इस पूरे सिस्टम से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो इसलिए हमने 100 ले ली। अगर ये इधर यहाँ होता 500x1 और इधर होता 200x1, इस तरह की फिगर्स होती तो हम इसको 1000, यानी इस सिस्टम से हमने बड़ी वैल्यू लेनी है। और उस लेक्चर में मैंने डिटेल में इसकी डिस्कशन कर दी है जी। ओके सर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी? हमने ये बेसिक वेरिएबल्स हो गए, ये नॉन बेसिक, ये चेक किया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिल्कुल ठीक, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये जीरोस होने चाहिए थे। तो एम मेथड, इनकी एडजस्टमेंट के बाद ही सिंप्लेक्स मेथड हम यूज करेंगे। तो एम मेथड यही है कि एम इंट्रोड्यूस करवाओ। देखिए असल में हम सिंप्लेक्स मेथड जो है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए एक एम टेक्निक हमने लेके आए थे, क्योंकि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है तो नेगेटिव वैल्यू आ जाती थी वेरिएबल की, और यहाँ पे इक्वल टाइप कंस्ट्रेंट है तो वेरिएबल ही मिस हो गया। तो इसलिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके इसको ओवरकम करते हैं और आर्टिफिशियल वेरिएबल की एक कॉम्पनसेशन दे देते हैं, पेनल्टी दे देते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। और फिर इस होप के साथ कि ये वेरिएबल ऑप्टिमल आइट्रेशन में जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है इनकी वैल्यूज 0 हो जाएंगी, यानी ये लीव कर जाएंगे, नॉन बेसिक बन जाएंगे। ये सारी डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर में हो चुकी है। तो एम टेक्निक अगर देखी जाए तो एम टेक्निक यही थी कि उसने ना सिंप्लेक्स मेथड को ये स्टार्ट करने के लिए एक टेक्निक दी कि आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड करके ये स्टार्टिंग सोल्यूशन ले लो। और ये स्टार्टिंग सोल्यूशन तो हमें मिल गया, लेकिन यहाँ पे इशू आ गया। इसको भी हमने रो ऑपरेशन के साथ जीरो बनाना है। जब ये कर लेंगे उसके बाद हम कहेंगे कि हमने सिंप्लेक्स मेथड की सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी और आगे सिंप्लेक्स मेथड चल पड़ेगा। यही बात हुई थी ना प्रीवियस लेक्चर में, बताइएगा। Yes. तो अंडरस्टैंडिंग आपकी हुई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको जीरो करना है तो रो ऑपरेशन किस रो के साथ इसका रो ऑपरेशन होना चाहिए? सर एक तो R1 ये के साथ। R1 के साथ। R1, रीजन क्या है कि R1 के साथ होना चाहिए? सर जब हम 100 को R1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 माइनस 100 0 हो जाएगा। हाँ, ये जो 1 है ना इस कॉलम में, ये सर आपको इसमें हेल्प 1 कर। है ना इसलिए। हाँ, आपने गॉस जॉर्डन मेथड है, ये पता नहीं क्या नाम है उस मेथड का, उसमें यही सीखा होगा कि आप इस यूनिट को हेल्प के तौर पे लेते हैं। ये जनरलाइज्ड वे है कि इस कोएफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और फिर दोनों रोज को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इसलिए हमारे पास पहले रो थी, फॉर्मूला इधर क्या बनेगा, इधर तो पिवट नहीं है, उधर फॉर्मूला में पिवट था। ये हो जाएगा न्यू जी, हम कैलकुलेट करना चाहेंगे और न्यू जी क्या होगी, करंट जी माइनस 100 मल्टीप्लाई 100। R1। बिल्कुल यस। आप ना उसको ये इसको जीरो करना चाह रहे हैं हम, न्यू जी इक्वल टू करंट जी माइनस ये 100 मल्टीप्लाइड बाय वो 1 वाली रो, जो वाली जिसमें 1 है ना वो वाली रो। जाहिर है एक ही रो में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये पार्ट है तो एक ही 1 होगा, तो आप रो बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगी किस रो के साथ ऑपरेशन होना है। ये इसी कॉलम में 100 जहाँ जीरो करना है उसी कॉलम में 1 ये शो कर रहा है, ये R1 रो। तो इसको अब जब लेंगे तो मैंने जी इधर से उठाई, R1 इधर से उठाई और माइनस 100 सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, आप खुद कर लेंगे, ये आपको रिकॉर्डिंग में आ चुका है। तो एलिमेंट बाई एलिमेंट जब आपने किया आपके पास ये रिजल्ट आ गया। और इसमें ये भी शामिल रखना है, ये जीरो हुई, ये देखिए मैंने ये जीरो भी शामिल रखा है। और कलर स्कीम मैंने इसलिए किया कि एलिमेंट बाई एलिमेंट, ये नेवी ब्लू है, नेवी ब्लू की नेवी ब्लू के साथ ये आंसर, पर्पल सेकेंड एंट्री है पर्पल, ताकि आपको आसानी हो जाए किसको किसके साथ
करना है। तो ये आंसर आ गया। ये थर्ड एलिमेंट ग्रीन, ये थर्ड एलिमेंट 0 माइनस 0 0, ये वो ब्राउन एलिमेंट था जिसको आप 0 कर रहे थे सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट को सेकंड लास्ट के साथ -100, ये 0 हम लेके आना चाह रहे थे, तो इसको इधर प्लेस कर दिया हमने। तो अब देखिए आपका z की वैल्यू भी चेंज होगी -1800। कोई इश्यू तो नहीं है, बताइएगा यहाँ तक? नो सर। गुड। अब हमने चेक करना है कि अब देखिए हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कंप्लीट होगी और ये प्रॉपर्टी भी मेंटेन होगी। अब Yes. ऑप्टिमैलिटी चेक, ऑप्टिमल है या नहीं। ऑब्जेक्टिव No. कौन सा है? मैक्स। यस सर। यस सर। मैक्स में ऑप्टिमैलिटी के लिए z में कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव? पॉजिटिव होने ऑप्टिमैलिटी चाहिए, पॉजिटिव सर। पॉजिटिव होने चाहिए। बस यही मैक्स का यही रूल उधर पुराने पाकिस्तान में भी यही था, नए पाकिस्तान में भी यही रूल। सर अब मोस्ट नेगेटिव वैल्यू लेंगे। अब मोस्ट नेगेटिव एंट्रिंग हुई। गुड। तो ये ऑप्टिमल नेगेटिव की वजह से नहीं है, नॉट ऑप्टिमल। और Yes. एंट्रिंग कौन सा होगा? मोस्ट नेगेटिव। ये x1 हाँ, अब वही चीज है, आप इसको पिवट कॉलम बना लें और Yes. यस सर। ये आपका x1 एंटर हो जाएगा, ये अब ratio सिलेक्ट हो गया Ratio फॉर निकालेंगे। एंट्री वेरिएबल। अब रेशियो, ये तो आपने कल की क्वेश्चन में भी किया होगा जिन लोगों ने खुद से किया है। रेशियो Yes, होगी 4 डिवाइड बाय 1, और 12 डिवाइड बाय 0, R1 आएगा। ये इन्फिनिटी है। यस Yes. सर। ये इनवैलिड मैंने लिख दिया। 18 डिवाइड बाय 3 6, और एक स्टूडेंट ने भी कहा R1 लीव होगा, मिनिमम सॉरी S1 सर। S1 sir. लीव होगा, S1 इग्नोर कर दें। और ये मिनिमम रेशियो, ये Yes, लीव। sir. और पिवट एलिमेंट क्या होगा? 1। 1 1 S1 लीव का डिसीजन हो चुका है ये। अब आप जब ये पिवट भी एलिमेंट भी बन गया, अब आप कंप्यूटेशन करोगे, कंप्यूटेशन पार्ट होगा आपका। और कंप्यूटेशनल पार्ट में आप क्या करोगे? ये S1 को लीव करके X1 एंटर कर दोगे। Yes, Z sir. इधर वैसे ही आ जाएगा, Z वैसे ही आ जाएगा, और इधर आ जाएगा X1। और S2 और R1 सेम उसी तरह लिख दें। और सबसे पहले जो एंटर हुआ है उसी को कैलकुलेट करना है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए रूल होगा न्यू, यानी न्यू पिवट रो है और ओल्ड पिवट रो ये है, डिवाइड बाय Yes. पिवट एलिमेंट। ये इसी जगह कैलकुलेशन होगी पिवट एलिमेंट। तो पिवट एलिमेंट 1 है, देखें न्यू पिवट, करंट पिवट, पिवट एलिमेंट, इन सबको इधर प्लेस कर दें और वही की वही रो बन जाएगी। वही आ जाएगा। यही रो आ गई, यही रो उठा के इधर आपने लिख दिया। अब ये 0 लेके आने हैं, तो रो ऑपरेशन क्या होगा? करंट Z माइनस क्या होगा? करंट Pivot element sir -303. -303 हाँ, ये पिवट कॉलम कोएफिशिएंट -303 मल्टीप्लाइड बाय S1 X1 सर। x1 रो, न्यू पिवट। तो फॉर्मूले में ना ये मैंने पिवट रो लिए, कंफ्यूज करती है, तो यहाँ आप न्यू पिवट रो एज्यूम करें, न्यू पिवट रो समझे, ठीक है? यस सर। तो करंट Z इधर उठा के लिखी, -303 मल्टीप्लाइड बाय न्यू पिवट रो, ये x1 रो, ये आ गई। अब इसको माइनस ये प्लस कर दें और इसको आगे फर्दर 303 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें, और एलिमेंट बाय एलिमेंट सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा ये। तो न्यू Z को आप इस जगह प्लेस कर दें, कोई इशू तो नहीं है? नो सर। यस। अब S2 की बारी यही है, तो S2 न्यू S2 इक्वल टू करंट S2, आप पॉइंटर को फॉलो करते रहें, करंट S2 मल्टीप्लाइड बाय 0 सॉरी न्यू सॉरी करंट S2 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय x1। वही आ तो जाएगी सर। ये असल में वही आ जाएगी, ये आ गई। नेक्स्ट R1, ये सेम उसी तरह रिपीट ही हो रहा है। करंट R1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x1।
ये आपके पास आ गई। और अब आपने चेक करना है कि क्या कोई एरर तो नहीं है। एरर के लिए x1 पहले है, Identity में x1 कॉलम देखें, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम और इसका z में कोएफिशिएंट भी 0 है। जीरो ठीक हो गया। S2 सेकंड है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम 0 1 0 और z में कोएफिशिएंट भी 0 है। जीरो है। R1 0 0 1 आइडेंटिटी का थर्ड कॉलम और कोएफिशिएंट भी z का 0 है। इट मींस आपकी कैलकुलेशंस में कहीं गलती नहीं है। नहीं। फिर अगली आइटरेशन देखते हैं क्या ये ऑप्टिमल है या नहीं। नो नो सर सर इस -205 नेगेटिव साइन की वजह से ये ऑप्टिमल नहीं है और Yes, क्योंकि yes. एक ही है यही एंटरिंग वेरिएबल बन जाएगा। तो Yes. x2 एंटर, मैंने इधर साइन नहीं लिखा, x2 एंटर करेगा। Yes. मैंने पिवट भी लगाया, डायरेक्ट बता दिया आप इस कॉलम का इसके साथ जब करेंगे तो R1 लीव करेगा। ये मिनिमम रेशियो देख भी सकते हैं, ये अनडिफाइंड हो जाएगा इसके साथ। 12 डिवाइड बाई 2 6 हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 3, तो यही मिनिमम रेशियो होगी, R1 लीव करेगा। तो ये एंटर, ये लीव, ये चीज आ गई। आगे R1 ने जगह अपनी छोड़ दी और इसकी जगह पे x2 आ गया, x2 और इधर x1 और s2 उसी तरह। तो ये एंटर हुआ है, ये पिवट रो बनेगी। सबसे पहले ये कैलकुलेट होगी, क्या होगी, ये यानी ये कॉलम था ना, ये पिवट कॉलम था, तो डिवाइड, ये पिवट एलिमेंट है, तो इस रो को डिवाइड बाय 2 ये आ जाएगी। कॉलम बना लेते तो जरा जल्दी, वैसे वही चीज रिपीट हो रही है। तो इस तरह हम बारी बारी इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी ऑप्टिमल आ चुका है या नहीं? नो सर अभी भी ऑप्टिमल नहीं है। तो मैंने ये खुद से 4 आइट्रेशंस वाला प्रॉब्लम इसलिए लिया था कहीं कोई स्टूडेंट ये ना समझे कि हर क्वेश्चन 3 आइट्रेशंस में ही सॉल्व होता है। तो ऐसे साइन लोग होते हैं, प्रीवियस सेमेस्टर में मैंने देखा है। तो इसलिए वैसे कितनी आइट्रेशंस में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है आपके अंदाजे में? सर इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसकी जब कोई तक पॉजिटिव ना हो। बिल्कुल इसकी लिमिट नहीं है। आपने बस करते ही जाना है जब तक के पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स ना आए। तो एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें आइट्रेशन x1 x2 0 हो तो गए, तो अभी ये ऑप्टिमल क्यों नहीं है? माइनस है ना, माइनस ये ऊपर है माइनस चेक करना है कि बेसिक्स वेरिएबल, नॉन बेसिक वेरिएबल के नीचे जो है ना वो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। हाँ, ये देखें भी, ये देखें x1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 0 है बेसिक के नीचे, s2 इधर है, सेकेंड आइडेंटिटी 0, x2 ये आइडेंटिटी का थर्ड एलिमेंट 0, ये तो थे 0 वो, बाकी जो ये हैं नॉन बेसिक के अंदर ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए ऑप्टिमल की। जी क्लियर हो गया? जी सर। अब आइट्रेशंस आपकी 10-20 आइट्रेशंस भी हो सकती हैं। वो और बात है कि जब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ तो सबसे पहले खुद सॉल्व करके देखता हूँ कि कहीं आइट्रेशन ज्यादा ना हो जाए। तो सर मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं असाइनमेंट सॉल्व करने लगा था तो मेरे ना एक मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन में, तो वो मुझसे बार बार सॉल्व करवाई जा रहा था, वो खत्म होने का नाम ही नहीं दे रहा था। वो कहते हैं एक को किसी ने बताया कि ये रास्ता बंद है और एक खुद अंदर जाके देखा उसने रास्ता बंद है, तो कौन सा बेहतर है? जिसने अंदर जाके देखा ना कि रास्ता बंद है वो ज्यादा, उसने ज्यादा लर्न किया। तो आपने जो गलती करके इतनी ज्यादा आइट्रेशन से गुजरे, आपने ज्यादा लर्न किया। क्यों? जब एक गलत रास्ते में एक बंदा कह देता है कि ये रास्ता, ये गली बंद है, तो वो इतना लर्न नहीं करता, उसको गली की दूसरी चीजों का नहीं पता चलता। एक गली में अंदर जाके फिर पता चले ये बंद है, तो उसको ये भी पता चल जाए कि इस गली में फलां मस्जिद भी है, इस गली में पार्क भी है। तो अगर कोई उससे और कुछ पूछेगा या और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको वो भी पता होगी। तो जो गलती करता है ज्यादा चीजें एक्सप्लोर कर लेता है। समझ आ रही है? सर मैं एक को एंटर करता था, दूसरी दफा फिर एंटर करता था, और तीसरी दफा वो जो एंटर मैंने किया हुआ था तो वो लीव कर जाता था। चलें आपको एक और चीज सिखा देते हैं। जब ये आइट्रेशन एक और करनी होगी, ये ऑप्टिमल नहीं है, यस सर। ये देख लें, तो फोर्थ आइट्रेशन है, पेज में जगह नहीं थी, मैंने फोर्थ आइट्रेशन। एक और चीज इधर मैं ऐड कर दूं, वो आपके लिए जिसने जो घूम फिर के आए उसको पता चल जाएगा।
आपका डिसीजन वेरिएबल्स अगर इस बेसिक में एंटर होता है तो आपको खुशी होनी चाहिए कि चलो बेसिक इधर आ गया, और स्लैक वेरिएबल लीव करता है तो ये खुशी की बात है। लेकिन यहाँ आप देखोगे कि एक बेसिक वेरिएबल है और स्लैक वेरिएबल इसको किक आउट कर रहा है। हो जी सकता है कि डिसीजन वेरिएबल निकले और स्लैक एंटर हो, आपने परेशानी होना, आपने देखना है कि जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर बन रही है तो इट मींस कैलकुलेशन में गलती नहीं है। एक ही चेक है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। और जी अगर आपका डिसीजन वेरिएबल्स लीव होता है तो S1 एंटर हो रहा है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। क्यों? आपने ट्रस्ट करना है कि सिंपलेक्स मेथड सही करता है, सिंपलेक्स मेथड झूठ नहीं बोल सकता। तो ऐसा अगर होता है तो होने दें। और ऐसा भी होगा कि फर्ज करें x2 एंटर हुआ, अगली आइट्रेशन में x2 एंटर होने के बाद लीव भी हो गया, जी फिर तीसरी आइट्रेशन में दोबारा x2 आया और फिर लीव हो गया। आप कहेंगे ये पता नहीं क्या मजाक हो रहा है, ये एंटर भी हो रहा है लीव। वो सिंपलेक्स मेथड अपनी रिफाइनमेंट में उस कॉर्नर पॉइंट को ढूंढ रहा होता है, वो जी उसका काम उसी को करने दें। तो आपने यानी कहीं ये नहीं है कि आपसे कोई गलती हो रही है। तो अगर एक वेरिएबल एंटर होकर दोबारा लीव हो जाता है तो नो टेंशन, आपने सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, वो ये है कि आपकी ऑप्टिमैलिटी कंडीशन जो आपको डिक्टेट कर रही है उसको फॉलो करते रहे। आई थिंक सबको समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस जी सर। सर, मुझे तो तो बेहतर इसलिए समझ आ गया। हाँ, कोई वेरिएबल एंटर हो रहा है, कोई लीव हो रहा है, बार बार एंटर हो रहा है, बार बार लीव हो रहा है, आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, कैलकुलेशन आपकी वहां तक ठीक हो। जैसे अभी एक ने बताया कि उनके साथ ऐसा हो रहा था, तो वो ठीक नहीं हो रहा था क्योंकि वो कैलकुलेशन की गलती थी। अगर कैलकुलेशन ठीक है तो फिर ऐसा हो तो उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। अब एंटरिंग होगा S1, S1 एंटर हो रहा है, लीव इसके साथ देखिए 4 डिवाइड बाई 1 4, 6 डिवाइड बाई 3 2, ये वैसे ही इनवैलिड माइनस, हो जाए। तो यस सर, आपके पास S1 एंटर और S ये वाली रो लीव हो जाएगी। एस टू जब ये लीव कर लीव देंगे। होगी तो आप जरा देखें उसी तरह कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। S2 लीव हो रहा है, एक स्लैक वेरिएबल अपनी ही फैमिली के एक मेंबर को किक आउट कर रहा है। नो टेंशन, जो मर्जी करें वो, बस रूल्स सिंपलेक्स मेथड के रूल्स को फॉलो करें। ये S1 ऊपर नीचे x1 और x2 आ जाएंगे। और आपको माइंड में रखना चाहिए ये इस सदी का एक बेस्ट एल्गोरिथम है सिंपलेक्स मेथड। ये इतने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है 3-4 आइट्रेशंस में या 10 आइट्रेशन भी करे। पॉलिनोमियल टाइम हम इसको एल्गोरिथम कहते हैं। तो आपको अंदाजा नहीं है कि इस एल्गोरिथम ने जो, जब मैं आपको फॉर्मुलेशन करवाऊंगा ना, मॉडल फॉर्मुलेशन, अभी तो आप इन वेरिएबल्स को x1 और x2 ले रहे हो, बाद में आप इनको सोचोगे प्रोडक्ट्स वाइज कि ये कौन सी प्रोडक्ट्स है, फिर आपको इसका पता चलेगा कि ये सिंपलेक्स मेथड ने एक किस तरह से एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया था ये लीनियर प्रोग्रामिंग। और जो प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग का कैंडिडेट है वो सिंपलेक्स मेथड के बगैर कोई उससे अच्छा मेथड आज तक बना ही नहीं है। तो ये आप समझ लें कि आपने एक सदी का बेस्ट एल्गोरिथम इसी एज में सीख ली है। जी, अब कैलकुलेशन आ जाएंगी। ये न्यू पिवट रो, z x1 रो, ये x2 रो। अब मैंने डिटेल बताना मुनासिब नहीं समझा। अब बताएं क्या ऑप्टिमैलिटी अचीव हो गई है? यस सर। यस सर, अब देखें जो इसके मिसिंग वेरिएबल्स हैं उनके अंडर पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स हैं। पॉजिटिव आ गया। और आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर सर x1 is equal to 2, x2 is equal x1, to 6 and x3 x1 is is yes. हाँ, x आप सिर्फ हाँ डिसीजन वेरिएबल या सारा ही लिख दे, या डिसीजन वेरिएबल्स कंप्लीट सेट लिखना है अगर वो मिसिंग भी हैं तो जाहिर है ये Yes, 2 वेरिएबल प्रॉब्लम था। x1 2, x2 6। अगर 3 वेरिएबल होता तो x3 नहीं है तो x3 0 लिखना था, 0 होता सर, यस। तो 0 होता। तो z क्या है? z is equal to 36। 36 है 36। सर। आप देख रहे होंगे ये 36 मैक्सिमाइजेशन है, ये इंप्रूव करते हुए आ रहा है। ये 27, ये यस 36 सर, पीछे भी। ये आपका, पहले मैं आंसर दिखा दूं, ये आपका आंसर है। S1 भी मैंने साथ ही मेंशन कर दिया, जी आपका ये है। अगर आप जाएं देखें तो ये देखें सिंपलेक्स मेथड अप्रोच कैसे करता है। सिंपलेक्स मेथड M टेक्निक से माइनस वैल्यू से शुरू हुआ, फिर ये इंप्रूव किया, फिर ये 27 आया, यस सर, और फिर आके जाके ये देखिए
36 तक इम्प्रूव। इससे बेस्ट सोल्यूशन नहीं हो सकता इस प्रॉब्लम के लिए, और ये सिंपलेक्स मेथड ने ही ये अचीवमेंट हमें लेके दी है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा लेक्चर आपको। यस सर। तो अब आप एम टेक्निक के सारे इश्यूज आपको पता चल गए हैं। एम टेक्निक उधर अप्लाई करनी है जहां अगर आप मॉडल में कोई एक कंस्ट्रेंट भी आपको ग्रेटर देन इक्वल टू नजर आ जाए या इक्वल टू टाइप नजर आ जाए तो समझ लें एम टेक्निक से ही होगा। क्यों? वो स्टार्टिंग बेसिक जो फिजिबल सोल्यूशन है उस कंडीशन को मीट नहीं करेगी, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स थे जो मैंने आपको बता दिए। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी एड्रेस हो गया और मिनिमम फंक्शन भी एड्रेस हो गया। अब आज या कल आपको एम टेक्निक की असाइनमेंट अपलोड हो जाएगी। देखिए मैं असाइनमेंट्स को छोटे छोटे पोर्शन में कर रहा हूँ, बजाय इसके कि 3-4 मॉड्यूल करके इकट्ठी बड़ी सी असाइनमेंट दे दें। उससे बेहतर है कि एक मॉड्यूल कंप्लीट करें और उसकी असाइनमेंट दे दें।